बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस एक पुराने टाइम में मतलब हमें समझा जाता था कि एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि वजन के साथ हमारी जो हड्डियों की मजबूती होती है वो कमजोर पड़ने लगती है। और जो हमारी हड्डियों की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके वजह से आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है। दूसरे रीजंस जो ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड रिसेंटली पता किए गए हैं वो जेनेटिक्स हो सकती है, वो आपकी स्मोकिंग की हैबिट हो सकती है, ड्रिंकिंग की हैबिट हो सकती है। और कुछ ऐसे अनलकी लोग होते हैं जो कैंसर से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जो उनको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी होती है उनके साइड इफेक्ट से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। हड्डियों में एक्चुअली कैल्शियम के कंपोनेंट्स क्या जैसे कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह आपके मौजूद होते हैं जो हड्डी को एक मजबूती देते हैं। जैसे जैसे आप ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार होते हैं या फिर आपकी उम्र बढ़ती है तो उस कंडीशन में आपके शरीर में ये कैल्शियम के डिपॉजिट्स जो होते हैं वो कम होने लगते हैं और हड्डियों एक तरह से खोखली होनी शुरू हो जाती हैं, तो आपकी जो डेंसिटी होती है वो धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाती है। इस डेंसिटी के कम होने के कारण क्या होता है कि आपको जो छोटे छोटे चोट भी होते हैं उनमें फ्रैक्चर होने के चांसेस, मतलब हड्डी टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा बहुत कॉमन देखा गया है कि जो आपने भी देखा होगा कि जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं वो सामने की तरफ झुक के चलते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो उनकी स्पाइन की वर्टिब्रल हड्डी होती है उसमें फ्रैक्चर्स होने लगते हैं सिर्फ खड़े होने से। और उन फ्रैक्चर्स की वजह से वो हड्डियां ऐसी झुक जाती हैं कि वो सामने की तरफ झुक के चलना शुरू कर देते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। पहले हम मानते थे कि सिर्फ एज रिलेटेड इश्यू है ऑस्टियोपोरोसिस, पर ऐसा देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस काफी कम उम्र में भी देखा गया है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इन स्मोकिंग देर इज अ कॉम्पोनेंट नोन एज निकोटीन। यह निकोटीन जो होता है वो आपके जो बोन्स के अंदर सेल्स होते हैं उसको हम ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट का काम होता है हड्डी को बनाना और ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है हड्डियों को एब्जॉर्ब करना। तो उनकी एक्टिविटीज के साथ वो हैम्पर करता है और स्मोकिंग की वजह से आपकी ऑस्टियोब्लास्ट जो हड्डी बनाने वाले सेल्स होते हैं उनकी नंबर में कमी आ जाती है और इसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सेम अल्कोहल के साथ क्या होता है, अल्कोहल आपके शरीर में हॉर्मोन्स के जो बैलेंस होते हैं उनको डिसबैलेंस की तरफ लेके जाता है। और हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स है लाइक कैल्सिटोनिन, पाराथायरॉयड हार्मोन, जो कि हड्डियों के जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है उससे रिलेटेड है। तो जब यह अल्कोहल शरीर के अंदर जाता है तो वो इन हॉर्मोन्स के साथ खिलवाड़ करता है, उनको इनहिबिट करता है अपना एक्शन करने से, और उसकी ओवरऑल एक्टिविटी जो होती है वो आपकी हड्डियों को कमजोर करती है, जो डेंसिटी होती है उसको कमजोर करती है और ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ढकेलती है। ऑस्टियोपोरोसिस में एक रीसेंट एडवांसमेंट्स अब आने शुरू हुए हैं जिसमें हम जेनेटिक्स का फैक्टर इसमें ढूंढ रहे हैं। पहले हमें लगता था जेनेटिक्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, बट अभी की जो रीसेंट स्टडीज आई हैं उनमें देखा गया है कि डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक ग्रुप्स जो जी ग्रुप्स होते हैं, इथनिक ग्रुप्स होते हैं, उनमें जो हमारी ऑस्टियोपोरोसिस में के जो इफेक्ट्स हैं वो कुछ ग्रुप्स में ज्यादा है, कुछ ग्रुप्स में कम है। तो इसको लेके ये एक रीसेंट एडवांसमेंट अभी आनी शुरू हुई है कि जेनेटिक्स ऑल्सो प्लेज अ रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस, और इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है। शुरू से ही हम हमारे मेडिकल साइंस में हम ऐसा मानते थे कि ऑस्टियोपोरोसिस एक बुढ़ापे की बीमारी है। जब लोग बूढ़े होते हैं, उम्र होती है, तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो मेनली अभी भी अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो अफेक्ट होती है ऑस्टियोपोरोसिस से वो हमारी एल्डरली पेशेंट्स हैं। बट कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जैसे कि जो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, या फिर वैसे लोग जो कैंसर से कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनमें कैंसर हो रखा है, या फिर कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिनमें हार्मोन का इम्बैलेंस है, जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का डिसरेगुलेशन है, पिट्यूटरी का ग्लैंड का ट्यूमर है। ऐसे मरीज में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है, और उसकी वजह से आपको जो यंगर एज ग्रुप्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। द रोल ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली। जैसा कि मैंने बोला कि जो का हड्डियों के जो ढांचा होता है उनको बनाने और मजबूत रखने में कुछ ऐसे कॉम्पोजिशन कंपाउंड्स है जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, प्रोटीन्स हो गए, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, विटामिन के हो गया,
सो आपको ऐसी डाइट और न्यूट्रिशन होनी चाहिए जिसमें ये सारे एडिक्वेट अमाउंट में आपको मिल रहे। अगर आपको इनमें से किसी भी तरह की कमी होती है तो इसका इफेक्ट आपको हड्डियों की मजबूती पर पड़ता है और आपको ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स बढ़ सकते हैं। तो आपको अपने डाइट में ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपको एडिक्वेट अमाउंट में ये सारे प्रोटीन्स और मिनरल्स और विटामिन मिले, ताकि आपकी हड्डियों की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। ऑस्टियोपोरोसिस एक काफी सटल बीमारी है जो कि आपको बहुत बार सामने से बहुत ऑब्वियस तरीके से नहीं पता चलेगा, पर फिर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको देख के आप पता कर सकते हैं या लग सकता है आपको कि इस मरीज में ऑस्टियोपोरोसिस के फीचर्स हैं। जैसे कि मरीज आपको बैक पेन लेकर आ सकता है, आपको मरीज की जो हाइट है वर्टिब्रल बॉडी के फ्रैक्चर की वजह से घट सकती है। स्टूप्ड पोस्चर मतलब आप जो मरीज होगा वो आगे की तरफ झुक के चलना शुरू हो जाएगा। और काफी छोटे छोटे जो चोट्स हैं उनके वजह से उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। सो आप ओवरऑल देखेंगे कि आपको हड्डियों की कमजोरी की वजह से मरीज को ऐसे ऐसे चीजें दिखने को मिलेंगी कि आपको लगेगा कि इनकी हड्डियां कमजोर है, जैसे कि आपका फ्रैक्चर हो जाना हड्डियों का, मतलब टोटल उसकी हाइट का लॉस हो जाना, सामने झुक के चलना, कमर में दर्द, ये सारी चीजें सिम्टम्स की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाने के लिए आप अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है और सबसे कॉमन जो हमारे देश में यूज होता है दैट इज BMD, दैट इज बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, जिसको कि हम कॉमन टर्म में डेक्सा स्कैन भी बोलते हैं। ये डेक्सा स्कैन से हम T स्कोर और Z स्कोर, दो तरह के स्कोर पता करते हैं, और उन स्कोर के हिसाब से हम तीन कैटेगरी में मरीज को डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं नॉर्मल, दूसरे होते हैं ऑस्टियोपीनिया, और तीसरे होते हैं ऑस्टियोपोरोटिक ग्रुप। ऑस्टियोपोरोटिक ग्रुप वो है जिनमें ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है। ऑस्टियोपीनिया वो है जो हेल्दी और ऑस्टियोपोरोटिक के बीच में है। अगर उनको प्रॉपर केयर और न्यूट्रिशन मिला तो वो नॉर्मल हो सकते हैं, और अगर नहीं मिला तो वो ऑस्टियोपोरोटिक हो सकते हैं। और अदर टेस्ट जो हम करते हैं वो जैसे एक्सरे करा, और एक्सरे में हमको वर्टिब्रल बॉडी का हाइट लॉस मिला या फ्रैक्चर मिला, या फिर कुछ ऐसे मरीज आते हैं जिनमें कि बहुत मामूली सी चोट की वजह से हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया, तो एक्सरे से भी हम पता कर सकते हैं कई बार कि मरीज को ऑस्टियोपोरोसिस है या। जी, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जैसा कि मैंने कहा कि एक न्यूट्रिशन और डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आपको हमेशा अपनी डाइट पे न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना है। दूसरा, ऐसा देखा गया है कि जो लोग माइल्ड एक्सरसाइज एक्टिविटीज करते हैं लाइक वॉकिंग, साइकिलिंग और कुछ कोर और बैक की एक्सरसाइजेस, तो उन मरीजों में आपके जो हड्डियां हैं वो बेहतर देखी गई हैं इन कंपैरिजन टू दोज जो ये सारी चीजें नहीं करते। और अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो ही गया या फिर आपको लग रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क ज्यादा हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं लाइक कैल्शियम के, विटामिन डी के, जो कि आप ले सकते हैं। और अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर डॉक्टर को लगता है कि आप ऑस्टियोपोरोसिस हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट नाम से अवेलेबल हैं, जो आपको स्टार्ट किया जा सकता है और जिससे आपकी ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो सकती है। जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आपको पहचानना जरूरी है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, अल्कोहल एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो एक रिस्क फैक्टर है, जिनका वजन ज्यादा है वो एक रिस्क फैक्टर है। तो आप ऐसे रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करें, आप स्मोक ना करें, आप अल्कोहल ना पिए, आप थोड़ा माइल्ड एक्सरसाइज करें, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना जिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट में कुछ चीज की कमी है, लाइक कैल्शियम की कमी है या फिर कुछ मिनरल्स की, कुछ विटामिन की कमी है, तो आप उसको पूरा करें। और जरूरत पड़ने पे आप कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी साथ में ले सकते हैं।